Hi everyone. So today we'll be discussing unit number 2 of power theft and energy management। और कोशिश मैंने की ये यहाँ पे ये किया है कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी होंगे वो मैं यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। एमसीक्यूज नहीं बनाया, आप गूगल पे कुछ एमसीक्यूज 10 to 15 एमसीक्यूज है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताएंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी, आप उनको ध्यान दीजिएगा और आप आसानी से इस पर्टिकुलर यूनिट को समझ सकते हैं। ठीक, जस्ट हाफ एन आवर मेरे साथ कनेक्ट रहिए और देखिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली स्लाइड पे आते हैं और जानते हैं कि माल प्रैक्टिसेस प्रेजेंटली जो हो रही हैं वो कौन कौन सी तरीके की हैं। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर्स में सब में मिला के जो माल प्रैक्टिसेस है, तो सबसे पहले माल प्रैक्टिसेस में अगर देखेंगे तो फेज और न्यूट्रल इंटरचेंज, पार्शियली और फुली अर्थ कंडीशन, मिसिंग न्यूट्रल, न्यूट्रल डिस्टर्बेंस, मिसिंग पोटेंशियल, ठीक है, बाईपासिंग मीटर। तो अभी मैं इन सारे जो पर्टिकुलर ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं जो आजकल होती हैं और पहले भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर्स में होती थी, तो इनको अभी हम लोग इंडिविजुअली स्टडी कर लेंगे। अभी डबल फीडिंग दी मीटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, डबल फीडिंग मीटर्स में देखिए क्या होता है। सपोज करिए आपका एनर्जी मीटर क्या है, इस तरीके का आपका एनर्जी मीटर है। ठीक, और यहाँ पे एनर्जी मीटर का क्या है, डिस्प्ले है। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्मिनल्स हैं। सपोज करो ये हमारा यहाँ से फेज आ रहा है और ये सप्लाई का हमारा क्या आ रहा है, न्यूट्रल है। इसी तरीके से ये हमारा सपोज कर लेते हैं यहाँ से हमारा ये लोड का न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये हमारा लोड का न्यूट्रल हो गया और ये लोड का क्या हो गया, फेज हो गया। मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या लगा होगा, अगर हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा क्या लगा होगा, लोड। डबल फीडिंग में क्या करते हैं कि डबल फीडिंग में क्या करते हैं, सप्लाई जहां से आ रही है, जहां के जो भी पोल होगा, पोल से कोई पर्टिकुलर आर फेस और एक न्यूट्रल को लेके जहां से सप्लाई आ रही होगी मीटर के इन पॉइंट्स, इन पोर्ट्स में जा रही होगी, तो वहां पे क्या करते हैं, सप्लाई जहां से पहुंच रही होगी मीटर के अंदर, उसके पहले ही हमारे पास कुछ इस तरीके के लोड्स होते हैं जो कि हाई वोल्टेज के लोड्स होते हैं। तो हम लोग उनको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे सपोज करिए हमने एयर कंडीशनर लगा दिया, तो एयर कंडीशनर हमने लगा दिया तो हमने क्या किया, इसको सप्लाई एंड पे ही लगा दिया। और जब सप्लाई एंड पे लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई को डबल फीड कर दिया जा रहा है। एक तो सप्लाई जो जा रही है बेसिकली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंच रही है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो पावर हो रही है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाई होके वो एयर कंडीशनर को चली जा रही। तो एयर कंडीशनर जो लोड है वो हमारे एनर्जी मीटर की में जो एनर्जी मीटर की रीडिंग्स आ रही होंगी, तो इस पर्टिकुलर लोड को वो काउंट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं डबल फीडिंग। ठीक है, तो एक इस तरीके की माल प्रैक्टिस है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। एक्सटर्नल टेम्पर्स में हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी टेम्पर, जिसमें सपोज करिए 35 किलो वोल्ट का हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया, एक पल्स प्रोवाइड करिए, उस पल्स के कारण क्या हो, पूरी तरीके से हमारा जो भी एनर्जी मीटर वो डैमेज हो गया। जैमर में क्या होता है, कुछ हाई ऑसिलेटरी सर्किट्स को क्या कर देते हैं, हाई ऑसिलेटरी सर्किट्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जो भी एनर्जी मीटर के आसपास के एरिया में। और उससे क्या होता है कि जो एनर्जी मीटर्स के, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर की जो इंटरनल की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है वो क्या हो सकती है, इंटरफियर उसमें हो सकता है, किस तरीके का इंटरफेरेंस हो सकता है और वो डैमेज हो सकती है, और या फिर सिग्नल फ्लो नहीं हो सकता। तो जैमर वहां पे बेसिकली जैमर को भी यूज करते हैं लोग माल प्रैक्टिसेस में और टेम्परिंग में। ठीक है, और चेंजिंग द टाइम का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो पावर है हमारा, तो पावर क्या होती है, मॉर्निंग से लेकर कुछ आफ्टरनून तक तो पावर हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर पावर डिक्रीज हो रही है, फिर पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये जो लोड कर्व होता है ये हमारा फिक्स नहीं होता है, तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमारे पास जो चार्जिंग होती है हमारे पास वो अलग अलग रेट पे होती है। तो क्या करते हैं लोग, चेंजिंग द टाइम कर देते हैं, मतलब हम क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से चेंज कर देंगे, रियल टाइम जो क्लॉक पल्स होती है उसको चेंज कर देंगे, जिससे क्या हो, इस तरीके का जो आप देख रहे हैं कि जो पावर का जो हमारा वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ रेट, वो क्या हो जा रहा है, वेरी हो जा रहा है। तो चेंजिंग द टाइम ऑफ द क्लॉक पल्स भी एक माल प्रैक्टिस है। अब डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से लेकर हमारे जितने मिसिंग पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, फेज और न्यूट्रल को इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी फेज और न्यूट्रल को इंटरचेंज करेंगे तो फेज वाला टर्मिनल ये और न्यूट्रल वाला टर्मिनल ये कहाँ से आ रहे होंगे, ये
सपोज करिए आपके घर के बाहर पोल लगा होगा और उस पोल में क्या हो रहा होगा, आर फेज आ रहा होगा, वाई फेज होगा, बी फेज होगा और एक क्या आ रहा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है, 3 फेज 4 वायर की लाइन होती है। ठीक है, आपने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर फेज को ले लिया और एक न्यूट्रल को ले लिया और यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या, फेज को फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए, बट फेज किस पे है, फेज वाले टर्मिनल ना कनेक्ट होके कहाँ पे कनेक्ट है, न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट है। ठीक है, तो जब इस तरीके की कंडीशन हो रही है जहां पे फेज और न्यूट्रल को इंटरचेंज किया जाता है तो होता क्या है कि रिवर्स करंट फ्लो होने लगती है। और जब रिवर्स करंट फ्लो होती है तो रिवर्स एनर्जी रीड होने लगती है, और रिवर्स एनर्जी रीड होने से क्या होती है, जो किलोवाट आवर रीडिंग आपके यहाँ पे मेजर हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऐसे टेम्परिंग को रोकने के लिए क्या किया गया है कि अब आज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर में उसमें क्या किया जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा रही है। तो अगर रिवर्सल ऑफ करंट भी है, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वहां पे जो ये टेम्परिंग हो रही थी कुछ एनर्जी मीटर्स में होती थी, उसको भी ओवरकम कर लिया गया एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करके। ठीक, दूसरा केस अगर देखते हैं जहाँ पे क्या फुली अर्थ कंडीशन है, और इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीधा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोड को क्या कर दिया, न्यूट्रल से जोड़ा ही नहीं गया। तो जब न्यूट्रल से जोड़ा ही नहीं गया तो सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो जो न्यूट्रल वायर का करंट होगा, ठीक है, जो न्यूट्रल वायर का करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल वायर का करंट हमारा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फेज करंट से कम होगा। ठीक है, फेज करंट हमारा ये है, न्यूट्रल ये है, तो यहाँ का करंट बराबर होना चाहिए साइमल्टेनियसली। अगर हम लोग यहाँ और यहाँ का करंट देखेंगे तो सीधी सी बात है, करंट बराबर नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिकली करंट न्यूट्रल वायर का फेज वायर से कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं फुली अर्थ कंडीशन। और यहाँ पे भी हमारी जो मीटर की रीडिंग्स होती हैं वो उनमें क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। थर्ड केस देखते हैं पार्शियली अर्थ कंडीशन। पार्शियली अर्थ कंडीशन में भी सेम फिनोमिनन होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियली अर्थ कंडीशन में जो भी न्यूट्रल करंट होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फेज करंट से कम हो जाएगी, जबकि न्यूट्रल करंट को फेज करंट के बराबर होना चाहिए अगर प्रॉपर फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर की हो रही है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर की हो रही है। ठीक, पार्शियली अर्थ कंडीशन में भी यही है। इसमें देखो एक लोड को तो प्रॉपरली हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर रखा है, बट दूसरे लोड को हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियली। ठीक, अगला केस लेते हैं, इसमें क्या न्यूट्रल मिसिंग का केस है। न्यूट्रल मिसिंग के केस में क्या है कि सपोज करिए एनर्जी मीटर से न्यूट्रल ही हटा दिया गया, एनर्जी मीटर से न्यूट्रल ही को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो जब एनर्जी मीटर से न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब न्यूट्रल करंट हमारी हो गई जीरो। तो अगर पावर देखा जाए तो पावर क्या हो जा रही है, वी मल्टीप्लाइड बाई आर। अगर लोड नहीं है तो उस समय हमारे पास पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर हमारे पास लोड लग जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सिंगल वायर कंडीशन हो जाएगी, करंट इस तरीके से फ्लो होगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो इसको बोलते हैं सिंगल वायर ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, कई ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें ये पूछ सकता है कि सिंगल वायर ऑपरेशन जो माल प्रैक्टिस है वो किस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से होती है। तो याद रखिएगा न्यूट्रल मिसिंग मेथोडोलॉजी से आती है सिंगल वायर में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूट्रल मिसिंग और सिंगल वायर ऑपरेशन से कंपेयर किया जाता है। ठीक, उसके बाद पांचवा केस लेते हैं, न्यूट्रल को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। यहाँ पे सपोज करिए न्यूट्रल को डिस्टर्ब करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी हालत में इस न्यूट्रल के पोटेंशियल जो इसका वोल्टेज है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब इसका वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे तो सीधी सी बात है जो रिवर्सल ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा, और जो रिवर्सल ऑफ करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे एनर्जी मीटर की जो रीडिंग्स होंगी वो क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, तो ये भी एक माल प्रैक्टिस है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग कैपेसिटर के थ्रू इस प्रोसेस को बेसिकली रिजल्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक माल प्रैक्टिस है और इसको भी इसमें भी कंसिडरेशन ये लिया जाता है स्मॉल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, जो भी हमारे पास करंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो मीटर की रीडिंग में काउंट हो, जिससे कि मीटर की रीडिंग जो रिड्यूस हो रही है वो ना हो सके। डबल फीडिंग एनर्जी मीटर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डबल फीडिंग एनर्जी मीटर में क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे सपोज करो ये सप्लाई है, ये न्यूट्रल का वो एंड है। तो यहाँ पे अगर हमारा सपोज करो ये हमारा सपोज करते हैं कि एनर्जी मीटर में जा रहे हैं दोनों टर्मिनल। ठीक है, अब ये सप्लाई वोल्टेज में क्या, अगर सपोज करो यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट है, लोड टर्मिनल है, तो सपोज करिए लोड यहाँ पे कनेक्ट है, लोड 1। ठीक, और सप्लाई को क्या कर दिया गया, डबल फीड कर दिया गया। सप्लाई को डबल फीड का मतलब कर दिया गया यहाँ पे कोई हैवी लोड लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ है, इस हैवी लोड की रीडिंग क्या हो गई, इस एनर्जी मीटर में काउंट नहीं हुई। तो जब इस हैवी लोड की एनर्जी रीडिंग नहीं काउंट हो रही तो इसको क्या कहते हैं, डबल फीडिंग एनर्जी मीटर, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके बाद आते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो ध्यान रखिए इस आईसी का नाम याद रखिएगा, आईसी AD7755। ये सिंगल फेस एनर्जी मीटर के मेजरमेंट की आईसी है। ठीक, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को मेजर किया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग पावर को मेजर किया जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा।
और एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का आपको माइक्रो प्रोसेसर यूज माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है MSP 430, याद रखिएगा। ये MSP 430 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें क्या होता है कि हमको बाहर से कोई क्लॉक पल्स नहीं देनी पड़ती, इसमें इंटरनली हमारे पास क्लॉक पल्स का प्रोविजन रहता है, इंटरनली हमारे पास ADCs लगी रहती है। तो ये जो MSP 430 माइक्रो कंट्रोलर है, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद पुश बटन का क्या रोल होता है। पुश बटन ये कैपेसिटिव टच टाइप की होनी चाहिए, और ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके की टेम्परिंग ना हो सके, इस तरीके की बटन होनी चाहिए, कोई भी लिक्विड इंजेक्शन ना किया जा सके। तो पुश बटन का मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। LCD का मतलब क्या होता है, LCD अगर ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब पावर सप्लाई ऑन है, या तो रिवर्सल ऑफ करंट हो रहा है, या किसी तरीके की टेम्परिंग है, तो ये भी चीज LCD डिस्प्ले करती है। टर्मिनल ब्लॉक क्या होने चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होने चाहिए, और पॉलीकार्बोनेट होके होते हैं। पॉलीकार्बोनेट की प्रॉपर्टी ये क्या होती है, इसके हाई डाई इलेक्ट्रिक इसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल सील्स में भी यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सील्स हमारी यूज होती है एनर्जी मीटर्स में, उसमें भी यूज होता है मटेरियल। ग्लो वायर टेस्टर पूछा जाए, ये टेस्टिंग कहाँ यूज होती है, तो याद रखिएगा ये बेसिकली फायर हैजार्ड जो होते हैं, ठीक है, फायर हैजार्ड की टेस्टिंग में यूज होती है। और जो नॉर्म्स फॉलो करता है, ये नॉर्म्स है IEC 60695210110। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये बेसिकली हमारा ग्लो वायर टेस्टर है, ये हमारा बेसिकली फायर हैजार्ड टेस्टिंग में बेसिकली इसको यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं, एक हम लोग लेते हैं, ये अगर आप सर्किटरी देखेंगे तो ये जो सर्किटरी है, ये एक तरीके का आप मान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर, इनका रोल देखते हैं। देखिए क्या है, प्रेजेंटली अब इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर नहीं यूज हो रहे हैं, बट हमको समझने के लिए, इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं। देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही, ठीक है, ये सप्लाई का लाइन, ये हमारा फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, फेज गया यहाँ पे, इस तरीके से फेज गया। ठीक, उसी तरीके से फेज कंप्लीट होते हुए यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ से आया, फिर ये रिटर्न होते हुए न्यूट्रल पाथ पे आ गया। ये देखिए न्यूट्रल पाथ पे हो गया और कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्राइमरी का सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा क्या मेजर हो रहा होगा, इस CT का मतलब क्या, करंट ट्रांसफॉर्मर, तो ये करंट सेंसर की तरीके से काम करेगा, और ये क्या मेजर कर रहा होगा, करंट, ठीक है, तो ये करंट मेजर कर रहा होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम आएंगे, ये एलिमेंट आप देख रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट इस सर्किट में लगा हुआ है, इसका क्या काम है, ये वोल्टेज डिवाइडर की तरीके से काम कर रहा है। ये क्या है, वोल्टेज डिवाइडर की तरीके से काम कर रहा है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर तरीके से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज सेंसर की तरीके से काम करेगा। ठीक, वोल्टेज सेंसर की तरीके से काम करेगा, और ये वोल्टेज को मेजर करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज वैल्यू आ गई जो कि एनालॉग है, और यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास करंट। उसके बाद ये जो PGA1 और PGA2 लगे हुए हैं, ये प्रोग्रामेबल एम्पलीफायर गेन्स है, ठीक है, प्रोग्रामेबल एम्पलीफायर गेन्स है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो ADC1 और ADC2 है, ये एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्टर है। यहाँ पे हमारे वोल्टेज वैल्यू रहेगी, यहाँ हमारी वोल्टेज वैल्यू, और यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यहाँ पे क्या रहेगी, ADC2 में करंट वैल्यू रहेगी। वोल्टेज और करंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे पावर एक्यूमुलेट होगी, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या काउंटर के थ्रू, जो काउंटर लगे रहते हैं वो बेसिकली स्टेपर मोटर्स होती हैं। बेसिकली याद रखिएगा, पूछ लिया था जो काउंटर यूज होते हैं उसमें कौन सी मोटर लगी रहती है, तो स्टेपर मोटर होती है, और वहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या काउंटर के थ्रू हम लोग किलोवाट आवर रीडिंग को बेसिकली डिस्प्ले के फॉर्म में नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर है, बट आज के समय पे ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर नहीं यूज होते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ एनर्जी मीटर के बारे में अगर देखा जाए क्या होता है, तो याद रखिएगा जो भी एक्यूरेसी होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, याद रखिएगा फुल स्केल ऑफ वर्किंग से मेजर होती है। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द एनर्जी मीटर जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर उनकी रेटिंग अगर देखें तो 5 से 30 एम्पियर का रेटिंग का रहता है। देखेंगे कि ये अगर कोई भी एनर्जी मीटर 5 से 30 एम्पियर का है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, और क्लास 1.0 की एक्यूरेसी को फॉलो करता है या नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है, हाई प्रिसीशन बेंच मीटर से क्या किया जाता है, उसको कैलिब्रेट या उसको उसकी रीडिंग्स को मैच किया जाता है। तो अगर ये देखा जाता है कि जो भी आपका फुल स्केल वैल्यू आ रही है
या 5 से 30 एम्पियर जो करंट है बेसिकली, इसमें क्या वेरिएशन ±1% है फुल स्केल रेंज से। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन है तो इसका मतलब आपके एनर्जी मीटर में टेम्परिंग है और उसमें कुछ ना कुछ डैमेज है और आपका एनर्जी मीटर सही नहीं है। तो हाई प्रिसीजन बेंच मीटर जो इंस्टॉल रहता है मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे, वहां पे इसका कंपैरेटिवली एनालिसिस होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स जो हमारे नॉर्मल एनर्जी मीटर्स में होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए करंट सेंसर। ठीक है, करंट सेंसर यूनिट। करंट सेंसर हमारे दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग सीटी यूज कर रहे होंगे करंट ट्रांसफार्मर, या फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे, शंट बाई मेटल्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, शंट शंट मेटल्स को यूज कर रहे होंगे या शंट मेटल रेजिस्टेंस को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, शंट मेटल रेजिस्टेंस को यूज कर रहे होंगे। ठीक, कब करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये कब यूज करेंगे, और ये नॉर्मली हमारा सीटी तो यूज होता ही है। ठीक, करंट सेंसर होगा। उसके बाद हमारे पास सिस्टम में क्या होगा, वोल्टेज सेंसर्स होंगे। ठीक है, वोल्टेज सेंसर्स होंगे, ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर रूल को फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस से बने हुए होंगे। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसर्स होंगे। उसके बाद हमारे सर्किटरी में क्या होने चाहिए, एडीसीज होने चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होने चाहिए। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में अगर देखा जाए तो क्या 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 चीजें होंगी, सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग हो रही होगी। सैम्पलिंग के बाद हमारे पास क्या हो रहा होगा, उसके बाद हमारे पास क्वांटाइजेशन होगा। क्वांटाइजेशन के बाद हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिस्क्रेटाइजेशन हो रहा होगा। और डिस्क्रेटाइजेशन के बाद क्या हो रहा होगा, अगर देखा जाए डिस्क्रेटाइजेशन के बाद क्या हो रहा होगा, डिजिट सिग्नल किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले करंट सेंसर, फिर हमारे पास वोल्टेज सेंसर, फिर एडीसीज, और फिर डीएसपी यूनिट होगी जिसके अंदर जो एडीसीज के डिस्प्ले डीएसपी यूनिट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और डिस्क्रिटाइजेशन, और जो सिग्नल्स हो रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। डिजिटल फॉर्मेट से सिग्नल जब कन्वर्ट हो रहे होंगे तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में पहुंचेंगे। माइक्रो कंट्रोलर में पहुंचने के बाद उनकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर जो भी हमारी क्लॉक्स चल रही होंगी उस क्लॉक के कारण कितनी अमाउंट ऑफ पावर एक सेकेंड में एक्यूमुलेट होती है, उसको पर्टिकुलर डिस्प्ले पे नजर आएगी वो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और मेंशन है, उनको देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो देखिए, मेजरमेंट चिप्स हैं। ठीक है, शंट बाई मेटल। शंट बाई मेटल का क्या यूज होता है, ये देखिए, सबसे पहली बात, ये हाईली हाईली टेम्पर्ड प्रूफ रहते हैं, ये हाईली टेम्पर्ड प्रूफ रहते हैं। ठीक, दूसरा इसका शंट बाई मेटल का फायदा क्या है कि ये इनका क्या रहता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। याद रखिए, इनका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली शंट बाई मेटल का हमारा क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 32768 हर्ट्स होती है। मतलब आप मान के चलिए 33 किलो हर्ट्स के आसपास का वाइब्रेशन होता है। याद रखिएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं ये, और इसमें जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिए 33 किलो हर्ट्स होती है। अगर ऑप्शन में 33 किलो हर्ट्स है या फिर 35 किलो हर्ट्स है, 32 किलो हर्ट्स है, तो टिक मार दीजिएगा। मेमोरी चिप्स हैं, डिस्प्ले मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स है जैसे जिगबी है, ऑप्टिकल पोर्ट है, पावर सप्लाई है, सिंगल मोड पावर सप्लाई है, बैटरी लगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होंगे, रियल टाइम क्लॉक होगी। रियल टाइम क्लॉक का मैंने बताया है कि प्राइसिंग का मैकेनिज्म है हमारा, कब पीक डिमांड है, कब डिमांड कम है, तो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है, तो रियल टाइम क्लॉक के थ्रू चीज गवर्न होती है। माइक्रो कंट्रोलर्स लगे रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स में हमने टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का जो एक माइक्रो कंट्रोलर है वो उसका नाम बताया था, एमएसपी 430, एमएसपी 430, अगर इसका नाम आया तब भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनालॉग स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर। तो मैंने इसका डायग्राम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे AD633 है जो एनालॉग डिवाइस है, जो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को मेजर करती है। और फिर जब ये करंट मेजर हो जाता है तो फिर पावर को किस में कन्वर्ट कर देती है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देती है इनटू द फॉर्म ऑफ पल्सेस, और वो काउंटर मैकेनिज्म के थ्रू पावर को क्या कर देता है, किलोवाट आवर जो रीडिंग डिस्प्ले रहती है वहां पे मेंशन कर देता है। टैंपरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर में क्या होता है, जो मोर और लेस स्टार्टिंग में हमने एनर्जी मीटर में टैंपरिंग बताई थी वही सारी टैंपरिंग है, जिसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल को इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल को क्या अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी वही चीजें, रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है, वेल्डेड मीटर बॉडी हो जाती है। तो टैंपरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर मोर और लेस वही सब है। डिजिटल स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर अगर देखा जाए
तो सीधा सा बात है, यहाँ पे हम लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया था, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद डिस्क्रिटाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, हमारा वो सिग्नल डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने का जो ये पूरा मैकेनिज्म, इसको डीएसपी टेक्निक्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। इस तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर आपकी स्क्रीन पे क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं, आईएसआई स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा, ये भी देखिएगा 5 से 30 एम्पियर का सिंगल फेस है। 200 यहाँ पे देखिए 240 वाट के फॉर्मेट में वैल्यू आ रही है, ये इसे किलो वाट आवर रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और एक्टिविटी के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीजें इसमें है। इसकी इंटरनल सर्किटरी है, इसमें ये देखेंगे अगर यहाँ पे बैक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर वापस आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये RS-232 है। बेसिकली RS-232 जानते ही होंगे, ये टर्मिनल्स है हमारे। ठीक है, टर्मिनल्स है, उसके बाद यहाँ पे सेंसर यूनिट्स होंगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ऑसिलेटर्स का सर्किट्स होंगे यहाँ पे जो हमारा। ठीक, उसके बाद फर्दर हमारा ये पूरा मैकेनिज्म है, माइक्रो कंट्रोलर का मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में बेसिकली बताने का मतलब ये है कि अगर हल्का सा भी आपकी जो भी केसिंग है एनर्जी मीटर की, अगर उसमें हल्का सा ही कहीं गैप है और किसी ने भी हल्की सी पीसीबी में कोई भी टेम्परिंग कर दी, तो आपका एनर्जी मीटर की जो रीडिंग है वो आना बंद हो जाएंगी। तो टेम्परिंग से बचाने के लिए पीसीबी में कोई भी तरीके की ब्रूशेस ना हो, कहीं पे कोई वायरिंग जो आपकी कंटिन्यूटी वो अगर डैमेज नहीं होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ब्रूशेस हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का होगी। ठीक है, उसके सिंगल फेज एनर्जी मीटर में क्या है, एक इंपॉर्टेंट केस कंसिडर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर में यहाँ पे देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो करंट है, सपोज करिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट आ रहा है और जो यहाँ पे करंट आ रहा है, ये दोनों करंट हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है और ये दोनों करंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बट अगर सपोज करिए बाईपास कर दिया गया, अगर यहाँ पे और इस टर्मिनल को हमने बाईपास कर दिया, तो होगा क्या कि हमारे पास ये जो सर्किटरी है ऊपर की, ये पूरी तरीके से हमारी लोड से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और हमारे पास रीडिंग्स नहीं आएंगी। तो अब क्या होगा, रीडिंग्स नहीं आएंगी तो इसका मतलब हमारा सर्किट या जो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर है वो बाईपास हो चुका है। तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो आपका जो करंट है, जो करंट है वो आईपी अगर वैल्यू है और इसका न्यूट्रल का करंट अगर इसको प्रॉपरली देखा जाए, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू में ज्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ दोनों करंट की वैल्यूज को देखेंगे तो ज्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मिसमैच है तो इसका मतलब सिस्टम में दिक्कत है। मैग्नेटिक सर्किट टेम्परिंग में क्या करेंगे, बाहर से कोई मैग्नेट हम लोग लाएंगे और कोशिश करेंगे बाहर के जो मैग्नेट है, हम लोग तो नहीं लाएंगे, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग लाएंगे। तो बेसिकली ऐसे लोग क्या करते हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट लाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, या फिर कोई भी मैग्नेट होगा, नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट होगा, उसको मीटर के पास लाएंगे। मीटर के पास लाने से क्या होता है कि आपको मालूम है कि मीटर में जो करंट मेजर करने का यूनिट लगी रहती है वो करंट सेंसर होता है। वो करंट सेंसर बेसिकली क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर का कोर होगा और इस कोर को सेचुरेट कर दिया जाए। अगर ये कोर सेचुरेट हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांसफार्मर पैरालाइज हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, करंट को मेजर नहीं कर पाएगा और फिर ये सीधी सी बात है जो भी हमारा मीटर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो उसको सप्लाई मिलनी चाहिए वो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि सेचुरेशन ऑफ जो कोर है सीटी का, वहां उसको इम्पैक्ट करता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मीटर के पास मिलाते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। ऐसे अगर इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमको इस तरीके के सेंसर चाहिए जो कि इस तरीके के टेम्परिंग को डिटेक्ट कर सके। तो इस तरीके के जो सेंसर्स होते हैं उस सेंसर्स में देखिए हॉल इफेक्ट सेंसर का वर्ड यूज होता है। जब भी मैग्नेटिक सर्किट टेम्परिंग का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सीटी के बारे में बात होती है, सीटी के कोर के बारे में बात होती है, हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में बात होती है, और ये DRV5033 जो एक सेंसर है जिसमें हॉल इफेक्ट सेंसर बेसिकली कंपनी करते हैं उसको कंसिस्ट ऑफ करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट में अगर करंट ट्रांसफार्मर का कोई रिप्लेसमेंट है तो करंट ट्रांसफार्मर का जो रिप्लेसमेंट है वो शंट करंट सेंसर्स है। ठीक है, शंट करंट सेंसर्स, अभी मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि शंट करंट सेंसर्स में क्या होता है, कोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जब कोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेट को लाएंगे भी तो सीधी सी बात है कोर है ही नहीं, तो कोई भी हमारा जो करंट है वो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा और हमारा सिस्टम पैरालाइज नहीं होगा और प्रॉपर रीडिंग्स हम लोग एनर्जी मीटर में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर की और
जो करंट सेंसर हमारा शंट करंट सेंसर है उनको भी हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज मेथड में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज मेथड में होता है हाई वोल्टेज सप्लाई, क्या हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई क्या करते हैं, जो भी हमारा एनर्जी मीटर रहता है किसी एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे दे देते हैं। ये जो हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई होती है, इसका वोल्टेज सपोज करिए 35 किलो वोल्ट के आसपास भी पहुंच सकता है, और इससे क्या होता है, एक सडन पल्स दे दी जाती है। तो सडन पल्स अगर आप दे रहे हैं तो सडन पल्स आपके सामने देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सडन पल्स जो आपको दिख रही है, ये देख रहे हैं, इस तरीके का पल्स है जो ESD पल्स वेव फॉर्म है। और इस तरीके की पल्स आप जिसका 30 एम्पियर करंट है, तो इस तरीके की पल्स भी बेसिकली अगर देखा जाए ESD जो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज फिनोमिनन इवेंट हुआ है, तो मीटर को टेस्ट अगर करना है तो IEC लेवल 4 के अकॉर्डिंगली इस तरीके की पल्स को देते हैं, जो कि 30 नैनो सेकंड में देखते हैं कि इस तरीके की जो पल्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 16 एम्पियर पहुंच रहा है नहीं, और फिर 60 नैनो सेकंड में उसको चेक करते हैं कि वो 8 एम्पियर के पास हो या नहीं। तो इस ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करके हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इवेंट हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो मीटर्स, जो जिन मीटर्स में हुआ है उनको किस तरीके से हम लोग चेक कर सकें। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज मेथड में हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, और किसी एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे हम लोग सब बेसिकली न्यूट्रल टर्मिनल पे ही अप्लाई कर देते हैं कभी कभी, और उससे क्या होता है, सिस्टम की रीडिंग या न्यूट्रल टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ जाता है, उससे रिवर्स करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और मीटर की रीडिंग्स क्या हो सकती हैं, रिड्यूस हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में जो बात करते हैं वहाँ, वो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है उसमें बाहर से ही हमारे पास कोई EMI जनरेटिंग इक्विपमेंट्स होंगे, उनसे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज, जो सडन डिस्चार्ज होगा, इम्पल्सिव डिस्चार्ज होगा, वो एनर्जी मीटर को देंगे, और उससे क्या होगा कि जो एनर्जी मीटर होगा परमानेंटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज पॉसिबल टू हार्डन ई मीटर्स अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ टेम्परिंग अटैक्स बाय फॉलोइंग गुड सिस्टम डिजाइन प्रैक्टिसेस सच एज एडिंग ESD EMI प्रोटेक्शन डिवाइसेस। तो ये ESD EMI प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी एनर्जी मीटर्स में होने चाहिए, और कहीं भी किसी भी तरीके का कट नहीं होना नहीं चाहिए, ब्रूशेस नहीं होने चाहिए PCB बोर्ड में। तो इस तरीके का अगर इस तरीके का जो फिनोमिनन है उसको भी प्रॉपरली मॉनिटर कर लिया गया है, जो आज के एनर्जी मीटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर्स है और स्मार्ट एनर्जी मीटर्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और कुछ फर्दर जो भी आपको डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज करिए कहीं पूछा जाए कि हाई फ्रीक्वेंसी पल्स है, पहली चीज देखिए, सबसे पहली बात है कि 1 सेकंड में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, पावर जो एक्यूमुलेट हो रही है उसको चेक कर रहे हैं। ठीक, पावर जो एक्यूमुलेट होगी, ठीक, उसको चेक करेंगे। 1 सेकंड में जो पावर एक्यूमुलेट हो रही है उसको हम, वो हमारी रीड होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सपोज करिए हमारी पल्स क्या है, पल्स इस तरीके की है, हमारी पल्स क्या है, इस तरीके की, और एक पल्स हमारी किस तरीके की आ रही, इस तरीके की पल्स आ रही। तो अगर हमारी पल्स का नेचर इस तरीके का है तो ये जो पल्स है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये डिनोट करता है हमारा लोड क्या है, हाई है एज कंपेयर टू दिस। पल्स से भी हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि क्लॉक पल्स से भी कि लोड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सो हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।